हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ल्यूसेंट जीके की। ये ल्यूसेंट जीके का 2020 एडिशन है और सबसे पहले हम लोग ल्यूसेंट जीके में पढ़ेंगे भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लासी और बक्सर के युद्ध की। हमको पता है कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का सिकंजा कसा। तो सबसे पहले जब ये प्लासी के युद्ध में जीत गए अंग्रेज और उसके बाद बक्सर के युद्ध में जीत गए, उसके बाद से ही इन्होंने भारत में अपना कब्जा जो था, अपने शासन जो था उसको टाइट कर दिया था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बने। तो जब बक्सर के युद्ध में इनकी जीत हो गई, उसके पश्चात उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया कि हम भारत पे शासन करेंगे और इसके लिए इसको सुचारू रूप से शासन करने के लिए इन्होंने समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए और आगे चल करके इसी को आधार बनाते हुए भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो सबसे पहला जो एक्ट आया वो था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे पहला क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। किसकी मदद से? रेगुलेटिंग एक्ट की मदद से। तो पहला ये संसदीय एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो सबसे पहला जो एक्ट आया था वो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी, उनको भी हम देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। तो मद्रास का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे। ये अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 4 सदस्य थे और ये अपनी सत्ता का प्रयोग जो है वो संयुक्त रूप से करते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हुआ? इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और अन्य 3 न्यायाधीश कौन से थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, फिर इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया और उसके द्वारा उन्होंने कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को और सशक्त कर दिया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि कंपनी को जो भी राजस्व से रिलेटेड या नागरिक से रिलेटेड या सैन्य मामलों की जो भी जानकारियां होती थी वो उन्हें ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये भी निर्णय लिया गया। इसके बाद क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में
एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अर्थात इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद जो कलकत्ता की सरकार थी वो ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम बनाने लगी। उसके बाद जो आया नेक्स्ट वो था अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ जो हुआ वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ। कैसे? एक तो गठन किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कि व्यापारिक मामलों को देखता था, और दूसरा गठन किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का जो राजनीतिक मामलों को देखता था। अर्थात जो दोहरा शासन आया उसमें दो बोर्ड्स का गठन किया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो व्यापारिक मामलों को देखते थे और जो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे वो राजनीतिक मामलों को देखते थे पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। उसके बाद अगला जो है चार्टर अधिनियम आया 1793 में। 1793 में चार्टर अधिनियम आया। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से ही देने की व्यवस्था की गई। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी थे उनका वेतन जो है वो भारतीय राजस्व दिया जाएगा, तो ये निर्णय कब लिया गया, किसके द्वारा लिया गया? 1993 के चार्टर अधिनियम द्वारा। माफ कीजिएगा, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1813 में फिर आया चार्टर अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट था 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी वो देख लेते हैं हम लोग। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में पहला क्या था, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1713, आप देखिए 20-20 साल का अंतर है। 1793 में चार्टर अधिनियम आया और 1793 के बाद 20 वर्ष बाद 1813 में आया, और इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। बट 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया उसने उसके इस एकाधिकार को छीन लिया, किंतु पूरी तरह से नहीं छीना। उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 1813 में एकाधिकार छीना गया, परंतु वो चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार 20 वर्षों के लिए कर सकता था, वो उसको एकाधिकार दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। तो कोई भी फिर ब्रिटिश नागरिक जो था वो भारत के साथ व्यापार कर सकता था। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया उसके बाद से ईसाई पादरी जो है वो आज्ञा प्राप्त करके भारत में आ सकते थे और अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1813 के चार्टर अधिनियम के। उसके 20 वर्ष के बाद 1833 में नेक्स्ट चार्टर अधिनियम आया 1833 में। उसने क्या कहा, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी वो देख लेते हैं हम एक बार। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 1813 में क्या था, एकाधिकार समाप्त किए गए, परंतु चाइना के साथ और चाय का व्यापार वो कर सकते थे, उसका उनको एकाधिकार प्राप्त था। अब 1833 में क्या हुआ, उनका सारे व्यापारिक अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना रह गया। अब कंपनी क्या करती थी कि वो ब्रिटिश सरकार की रिप्रेजेंटेटिव बन गई और उनकी तरफ से भारत का शासन करती थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा मुख्य विशेषता क्या थी 1833 के चार्टर अधिनियम की, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। ठीक है, जो पहले दी गई थी बंबई और मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्तियां वो भी वापस ले ली गई। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, विधि
सदस्य को शामिल किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में। फिर छठा इंपॉर्टेंट विशेषता क्या थी, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। ये सब अच्छा निर्णय था भारत की जनता के लिए कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने का उपबंध भी किया गया। ये भी इन्होंने किया, ठीक है, ये भी अच्छा ही कदम था जब इसको इन्होंने अच्छे से इम्प्लांट किया हो, इसको सही से माना हो, तब तो ये अच्छा था। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दिया गया। 1833 के बाद पूरे देश के लिए एक ही बजट बनाया जाने लगा, गवर्नर जनरल ही इसको बनाता था। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधिक आयोग की नियुक्ति की स्थापना की गई, व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रथम विधिक आयोग का गठन कब और किसके अध्यक्षता में किया गया? 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। अब उसके 20 साल के बाद नेक्स्ट चार्टर अधिनियम आया 1853 में। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। अच्छा निर्णय था ये भी। इसके लिए 1854 ईस्वी में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाने लगा। तो ये 1853 की बात हो गई। उसके बाद फिर 1857 का आपको पता है विद्रोह हुआ, तो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इन्होंने 1858 में भारत शासन अधिनियम लेकर आए। अब 20 साल तक इन्होंने इंतजार नहीं किया, 1853 के बाद 1858 में ही भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है? 1857 की क्रांति के बारे में आप विस्तार से इतिहास में पढ़ेंगे। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, क्योंकि क्रांति हो गई थी 1857 की। तो उसके पश्चात इन्होंने पूरा जो अधिकार था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी की निदेशक मंडल के द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। जो पिट्स इंडिया एक्ट में आए थे उसको भी मतलब समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायी होता था। वह भारत के शासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। जो भारत के शासन था उसका संपूर्ण नियंत्रण भारत के राज्य सचिव पर होता था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद 1858 के बाद इन्होंने 3 साल के बाद ही 1861 में भारत परिषद अधिनियम लेकर आए। ये अब जल्दी जल्दी अधिनियम आने लगे इनके। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, लॉर्ड कैनिंग ने किया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो अभी हमारे राष्ट्रपति के पास है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की भी शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। तो क्या होता था कि वायसराय अब क्या कर सकता था कि कुछ भारतीयों को भी जो विस्तारित परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में अब नामांकित कर सकता था, अर्थात भारतीयों का भी अब हस्तक्षेप होने लगा परिषद में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। ठीक है, 1861 के अधिनियम के बाद ही। अब उसके बाद देखिए 1861 के बाद 1873 का अधिनियम आया। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, अधिनियम आया और उसके 10 साल के बाद उसको भंग भी कर दिया इन्होंने। फिर शाही उपाधि अधिनियम आया 1876 में। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया, जो आजकल जिसको हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं। तो 28 अप्रैल 1876 में एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। शाही उपाधि अधिनियम, ठीक है, 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी इन्होंने घोषित किया। आगे देख लेते हैं 1892 में क्या हुआ। भारत परिषद अधिनियम आया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता रही कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करी इन्होंने। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी अब प्रदान की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग भारत में अभी किसके लिए किया जाता है? हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ना। सीधे हम राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट ये अधिनियम आ गए, भारत परिषद अधिनियम 1919 का और 1909 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम से सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। तो सांप्रदायिकता को सबसे पहले जो यहाँ पे लाने वाले थे वो अंग्रेज थे, और वो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ही उन्होंने सबसे पहले ये धर्म में अलग अलग इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो था उसी को हम सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। इसी ने ये शुरुआत किया था। दूसरा क्या विशेषता थी इसकी? भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी गई। पहले जो नियुक्ति होती थी वो सरकारी नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि उसको औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी मिल गया। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व के प्रावधान को भी लाया गया। इसका भी प्रावधान किया गया। इन लोगों को भी अलग अलग रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय थे। इसीलिए इसको मार्ले मिंटो कहते हैं। जो भारत का राज्य सचिव था वो मार्ले था और जो वायसराय था वो मिंटो था उस समय, ठीक है। 1919 का
भारत शासन अधिनियम आया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, उस समय चेम्सफोर्ड जो था वो भारत का वायसराय था और मॉन्टेग्यू जो था वो भारत का राज्य सचिव होता था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई केंद्र में। ठीक है, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या थी 60, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें से 104 निर्वाचित थे और 40 जो होते थे वो मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार जो थे वो समान थे। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल निचले सदन को होता था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी उसका प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आरक्षित विषय कौन कौन से थे? वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, है ना, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवा, ये सब आरक्षित विषय होते थे। और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान इत्यादि। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन आया था वो आया था हमारे 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, और जिसे भारत बाद में 1935 का जो एक्ट आया उसके द्वारा समाप्त किया गया था। अगली विशेषता देखते हैं इसकी। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। अभी भी महालेखा परीक्षक होता है। तो ये हमारे 1919 के अधिनियम से आया है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया। अतः 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1919 के अधिनियम के बाद। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। मतलब भारतीयों की अब जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ गया था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। अर्थात इसके बाद जो सांप्रदायिक रूप से जो निर्वाचन होता था उसको और इन्होंने बढ़ावा दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। पहले एक ही केंद्रीय बजट होता था पूरे देश के लिए, अब जो है राज्य के बजट को अलग कर दिया इन्होंने। अभी भी राज्यों का बजट जैसे अलग होता है। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कौन कौन से थे वो एक बार हम इसको भी देखते हैं। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व अनुमति जो है वो आवश्यक थी। वायसराय की पूर्व अनुमति जो है आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किए जाने में किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की भी शक्ति निहित थी। उसे ये शक्ति थी कि वह विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक के अनुदान को प्रमाणित कर दे।
तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था। तो कुछ विशेष अधिकार भी जो है वो वायसराय की शक्तियां जो थी उनको बनाए रखा उन्होंने, जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो महिलाओं का भी अब पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया, उनको भी अधिकार दिया गया वोट देने का इसके पश्चात। और उस समय इंग्लैंड में भारत का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज होता था, लॉर्ड जॉर्ज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम आ गया 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो हमारा आज भी जो संविधान है उसमें लगभग 60% जो चीजें हैं वो एज इट इज भारत शासन अधिनियम 1935 से द्वारा ही रखी गई हैं। सो 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? अखिल भारतीय संघ की बात की इन्होंने। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से राज्य में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ का सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक विषय था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आ पाया, क्योंकि देशी रियासतों ने सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। प्रांतीय स्वायत्तता की बात हुई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, तो प्रांतों का जो द्वैध शासन था उसके समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम से, और उसको लाया गया था 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई, लेकिन तो प्रांतों में तो द्वैध शासन को समाप्त किया 1935 के एक्ट ने, लेकिन केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं संवर्ती सूची का निर्माण किया गया। जो अभी भी संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रयोग हम करते हैं। अनुसूची कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 8 में है ना। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना आदि शामिल थे। अब तो बहुत सारे विषय आ गए हैं उसमें, आगे हम पढ़ेंगे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। जैसे अब राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाने का अधिकार रखता है। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। फिर संवर्ती सूची जिसके विषयों पर परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। संवर्ती सूची के विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद। आज भी संवर्ती सूची पे संघ एवं राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन वायसराय जो था वो सर्वोपरि होता था। उसके द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में भी विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधान सूची के विषय में विधान बना सकती थी। संवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को दी गई थी, जिसपे कानून जो है वो वायसराय बनाता था, जिसको अवशिष्ट सूची कहते हैं। इसके बाद और क्या विशेषता थी इसकी? संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई 1935 के अधिनियम में। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को ही प्राप्त थी। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति जो है वो प्रिवी काउंसिल लंदन को ही प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। ठीक है, भारत परिषद का अंत कर दिया गया।
इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। बताया ना पहले केवल जो 1909 और 1919 में और विस्तार हुआ और फिर 1935 में और विस्तार किया इन्होंने। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक कर दिया इन्होंने, और ज्यादा उसको एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया उसका। अब क्या था, 1935 का जो अधिनियम था इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इसमें इन्होंने कोई इसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिया था, इसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्मा को भारत से किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया था, 1935 के अधिनियम से। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया, जो अदन आता है मिडिल ईस्ट में, ठीक है, और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र हैं ये। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के एक्ट से हुई। इससे मताधिकार का विस्तार हुआ और लगभग 10% जनसंख्या को मत करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। और सबसे बाद में कौन सा अधिनियम आया, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, तो इन्होंने क्या किया, इसमें ही इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात की थी, ठीक है। 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी, ठीक है। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं। तो जब तक निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक जो संविधान सभा बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, वो ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, जब तक कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा, ठीक है। भारत मंत्री के पद को भी समाप्त कर दिया गया। अब जो भारत मंत्री का पद इन्होंने बनाया था उसे समाप्त कर दिया। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। तो जब तक अपना संविधान बन के शासन नहीं प्रारंभ होगा, अपना नया संविधान नहीं बन जाएगा, तब तक 1935 का जो एक्ट था उसके द्वारा ही देश का शासन चलाया जाएगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सार्वभौमता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान के किसी भी अधिराज्य में, मतलब भारत में शामिल होना चाहते हैं वो भारत में शामिल हो सकते हैं और पाकिस्तान में होना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में हो सकते हैं। उनको इस बात की स्वतंत्रता दी गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। पहले वो उधर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, परंतु बाद में वो भारत में ही शामिल हो गए थे, ठीक है। तो इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम लोग भारत की संविधान सभा का रिवीजन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।